हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट टू फाइनेंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी की अनसर्टेनिटी। पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह से निफ्टी ने परफॉर्म किया है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रेपो रेट जो आज आरबीआई ने कट की है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, और फिर रेपो रेट क्यों लगाया जाता है, क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या हमें प्रॉफिट्स हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और फिर उसके बाद ट्रम्प के जो टैरिफ का जो टेरर है वो डिफरेंट कंट्रीज पे क्या क्या चल रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। और फिर इस वोलेटिलिटी भरे मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, हम डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। निफ्टी ने बहुत अनसर्टिनिटी दिखाई है, काफी अनसर्टिनिटी। हम प्रिडिक्शंस कुछ करते थे और वो परफॉर्म कुछ और करता था दूसरे दिन। तो अगर हम पिछले कुछ 7 दिनों का डेटा लेके मैं आई हूं आपके सामने, तो देखते हैं। आप देखोगे मेरे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे 1 अप्रैल की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि मार्केट में निफ्टी यहाँ पर गिरा हुआ था, मार्केट भी गिरा हुआ था, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था। अब यहाँ पे हमें ये लगा था कि जस्ट अ सेकेंड, अब यहां पर हमें ये लगा था कि भाई अगर निफ्टी ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है, टैरिफ का टेरर है, 2 तारीख को टैरिफ लगने वाला है, इसलिए मार्केट इस तरह का परफॉर्म करा, इसलिए निफ्टी ये गिरा है, हमें यही लगा था। मगर फिर हमने 2 अप्रैल को हमें ये प्रेडिक्शन हमने यही किया कि भाई अगर जिस दिन टैरिफ लगेगा मार्केट पे सेंटिमेंट्स बहुत हावी होने वाले हैं और मार्केट बहुत गिरेगा। लेकिन 2 अप्रैल को आप देखोगे तो निफ्टी खुद को संभालता हुआ दिखा था, मार्केट ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उस समय यही कहा गया कि अब मार्केट सेंटिमेंट्स पे नहीं चल रहा है, टैरिफ पे भारी नहीं पड़ा। जिस दिन मार्केट में अगर डिफरेंट कंट्रीज के अगर हम देखा जाए मार्केट को, तो वो गिर रहे थे, लेकिन वहीं इंडिया संभाला हुआ था मार्केट को। तो वहां पर कुछ अलग सी चीजें दिख रही थी हमें कि मार्केट में सेंटिमेंट्स भारी नहीं पड़े हैं, लग रहा था कि अब मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, टैरिफ का असर नहीं पड़ा। लेकिन टैरिफ का असर 3 तारीख को देखने को मिला। 3 तारीख को फिर से निफ्टी गिरता हुआ दिखा था, अच्छी खासी फॉल हुई थी 3 तारीख को। फिर 3 से लेके लगातार 7 तारीख तक निफ्टी गिरता रहा। हमें लगा कि निफ्टी इस तरह का ट्रम्प के जो टैरिफ थे उसका टेरर था, काफी चीजें थी जिसकी वजह से मार्केट काफी ज्यादा वोलेटिलिटी था और निफ्टी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी भरा था। यहां पर अगर हम 7 तारीख की बात करें, उसके बाद 8 तारीख को मार्केट कल फिर संभलता हुआ दिखा था। अब आज ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज आरबीआई का जो कट हुआ है, कहीं ना कहीं रेपो रेट थोड़े कम हुए हैं, तो डेफिनेटली उसकी वजह से मार्केट में अच्छा मार्केट संभला हुआ होगा, निफ्टी अच्छा परफॉर्म करेगा। मगर आज निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जबकि तक कल कोई ऐसी न्यूज नहीं आई थी कि मार्केट खुद को संभालता हुआ दिखे। कल मार्केट ने निफ्टी में पॉजिटिविटी दिखी थी, लेकिन 9 तारीख को अगर हम देखें यानी आज, निफ्टी खुद को संभालता हुआ नहीं दिखा था। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से अनसर्टेनिटी है। इसलिए यहां पर मैंने मेंशन किया था निफ्टी अनसर्टेनिटी इन अप्रैल, बिकॉज अप्रैल में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी, मार्केट भी रहा, निफ्टी भी रहा। इसको कह सकते हैं बहुत हाई वोलेटिलिटी है इस समय मार्केट में। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो खुद को थोड़ा संभालना चाहिए, क्योंकि प्रिडिक्शंस भी आजकल कुछ अलग चले जा रहे हैं। हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वैसा मार्केट में वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। कोई इंफॉर्मेशन अगर पॉजिटिव आ रही है तो मार्केट गिर जा रहा है, अगर नेगेटिव आ रही है तो मार्केट उठ जा रहा है। तो इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता है मार्केट को लेके। ये तो बात हुई निफ्टी की कि निफ्टी किस तरह से परफॉर्म किया ओवरऑल। अब हम चलते हैं रेपो रेट पे। अब यहां पर अगर आरबीआई का रेपो रेट देखा जाए तो आज आरबीआई ने कटौती की है, 25 बेसिस पॉइंट से कट हुआ है रेपो रेट, जो कि एक अच्छी बात है। अब यहां पर हम ओवरऑल रेपो रेट को ओवरऑल कैसा, मतलब पूरा 2018 से लेकर 2025 तक के पूरे रेपो रेट को समझते, किस तरह से रेपो रेट बढ़ा, किस तरह से घटा, सब कुछ समझते। तो अगर देखोगे आप तो कोविड से पहले जो हमारी रेपो रेट थी वो हमारी 6.5 थी। 6.5 कोविड से पहले थी, काफी टाइट रेपो रेट जिसको कहते हैं, अच्छी खासी रेपो रेट थी। उसके बाद कोविड में मार्केट काफी गिरा और इन्फ्लेशन
कह सकते हैं मार्केट में पैसे, क्योंकि कोविड था, मार्केट गिर रहा था, इकोनॉमी हमारी काफी ज्यादा स्लो डाउन हो गई थी। सबसे पहले इकोनॉमी पे अगर देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी कोविड में स्लो डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से रेपो रेट को, ताकि मार्केट में पैसा आए, लिक्विडिटी आए, तो रेपो रेट को यहां पर कर दिया गया था 4, सीधे 4 कर दिया गया था। यानी कि कोविड में यहां पर 4 रेपो रेट कर दिया गया था। कोविड के खत्म होते ही रेपो रेट को अगेन 6.5 कर दिया गया था। ये यहां पर आप देख सकते हो, टाइटनिंग साइकिल बिगिन इन मई 2022, यानी अगेन यहां पर 6.5 कर दिया गया रेपो रेट, बढ़ा दिया गया रेपो रेट। उसके बाद 6.5 के बाद, रेपो रेट के बाद, अब इस फैब में ही रेपो रेट यहां पर 25 पॉइंट्स फिर से कम किया गया था। यानी कि जो 6.5 अभी तक रेपो रेट चल रहा था, उसको 25 पॉइंट घटा दिया गया था। यानी कि 6.5 से ये 25 पॉइंट्स घट गया था। फिर उसके बाद आज फिर से रेपो रेट को घटा दिया गया और आज 6% हो गया रेपो रेट। तो ये ओवरऑल रेपो रेट का सर्कल था कि फैब में घटाया गया 25 पॉइंट्स, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, यहां पर फिर मार्च में घटाया गया, यानी आज घटाया गया, और उसके पहले 6.5 चल रहा था। आज क्यों घटाया गया, क्या असर पड़ने वाला है, ये सबको अब हम समझते हैं। सबसे पहले हम रीजन जानते हैं कि आज रेपो रेट को घटाया क्यों कहा गया था। ड्यू टू टैरिफ एंड स्लो डाउन डिमांड इन बिजनेस आर इम्पैक्टिंग। तो अगर हम देखा जाए तो यहां पर टैरिफ जो था वो थोड़ा कम, टैरिफ का जो थोड़ा असर था, उसके बाद इंडियन बिजनेस की जो इम्पैक्ट पड़ता टैरिफ की वजह से, और इकोनॉमी हमारी काफी ज्यादा स्लो डाउन हो रही थी, उसकी वजह से यहां पर क्या किया गया, रेपो रेट को थोड़ा कम किया गया। रिटेल इन्फ्लेशन ऑलरेडी आरबीआई के कंट्रोल में 2 to 6% है, तो उसको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए यहां पर रेपो रेट को कम किया गया। अगर हम इम्पैक्ट की यहां पर बात करें तो इम्पैक्ट में देखोगे कि रेपो रेट कटने की वजह से अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो हमारे बैंक्स हैं, उनको अब कम प्रतिशत में आरबीआई लोन देगा, यानी कि अब लोन मिलेगा। तो डेफिनेटली बैंक्स के पास पैसे आएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पैसे आएंगे सस्ते में। और फिर उसके बाद अब हम जैसे नॉर्मल लोग, मिडिल क्लास लोग, अब लोन हमें सस्ते में मिलेगा। अब हमारी जो ईएमआईज हैं और जो लोन्स हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, सारी चीजें अब सस्ते में हो जाएंगी रेपो रेट कटने की वजह से, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को खुद लोन सस्ते में मिल रहा है। ये तो बात हुई कि रेपो रेट कट होने से हमें क्या फायदा हुआ है, लेकिन रिस्क क्या है, आखिर में इसके साथ कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी तो होगा। तो डिसएडवांटेज ये है, यानी डिसएडवांटेज कह लो या फिर आप रिस्क कह लो। रिस्क ये है कि बैंक्स हमें तुरंत इमीडिएटली, जैसे आज सपोज अगर आज रेपो रेट लगाई गई तो तुरंत हमें उसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, हमें तुरंत कट करके हमें कि आज कल हम लोन ले लें, तो ऐसा नहीं होने वाला। सेकेंड पॉइंट ये है कि यहां पर अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया, सपोज आज से ठीक 1 महीने बाद इन्फ्लेशन बढ़ता हुए में दिख रहा है, अगेन हमारी रेपो रेट हाइक देगी, तो फिर जो हमने लोन लिया था वो हमारा महंगा हो जाएगा। दीज आर द रिस्क। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेपो रेट होगा। अभी थोड़ा सा इन्फ्लेशन, इकोनॉमी हमारी स्लो डाउन हुई है, इसलिए रेपो रेट कम हुआ है। इसको मैंने अभी यहां पर आपको समझाया हुआ था किस तरह से कोविड में कम हो गया था, फिर टाइट कर दिया गया 6.5 से बढ़ा दिया गया। तो ये ओवरऑल रेपो रेट का खेल होता है। अब हम समझते हैं टैरिफ की कुछ चर्चा करते हैं। अब टैरिफ की बात की जाए तो टैरिफ एक टेरर बन चुका है, या फिर कह दे कि ग्लोबल लेवल पे कहीं ना कहीं एक जंग जारी हो गई है। अब ये डिस्प्यूट वार वर्डिंग से की जा रही है। अब यहां इस डिस्प्यूट में सबसे पहले आके खड़ा हुआ है चाइना। अगर हम चाइना की बात करें तो यूएस ने 34% टैरिफ लगाया था चाइना पे, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था चाइना पे। उसके ठीक दूसरे दिन चाइना के प्रेसिडेंट ने अच्छा खासा बोला कि भाई ये टैरिफ हम एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं, और उसने रिटेलिएट कर दिया और उसने फिर से 34% टैरिफ लगा दिया।
यानी कि यूएस के ट्रंप जी ने 34% लगाया, फिर से चाइना के लगा दिया। अब यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि आप संभल जाओ, हम अपना टैरिफ नहीं कम करने वाले हैं इन चीजों से, आप संभल जाओ, अगर आप नहीं संभलते हो तो फिर हम दोबारा फिर से टैरिफ लगा देंगे। यानी टैरिफ टैरिफ फिर से टैरिफ, मतलब कि रिटेलिएट किया टैरिफ, बहुत टैरिफ लगा देंगे। मगर चाइना ने भी बोला कि तुम लगा दो, हम जंग जारी रखेंगे, हम अंत तक नहीं थकेंगे, हम भी लगाएंगे। तो फिर उसके बाद अप्रैल 7-8 को ये डिस्कशन चला कि भाई हम 50% टैरिफ लगा देंगे अगर अब तुमने लगाया। तो आपने देखा अप्रैल 2 को क्या कन्वर्सेशन हुई। अप्रैल 4 को चाइना ने लगा दिया, अप्रैल 2 को ट्रंप ने लगाया, अप्रैल 4 को इसमें लगाया, फिर अप्रैल 9 को ये हुआ कि 104% टैरिफ लग गया चाइना पे। ना अब सबसे हाईएस्ट टैरिफ इस समय चाइना पे लगा हुआ है। और इसको आप एक वार कह लो, डिस्प्यूट कह लो, यही डिस्प्यूट होता है। अब 104% टैरिफ लगा हुआ है चाइना पे। अब चाइना क्या करने वाला है ये देखने वाली बात होगी। तो ये तो रहा ओवरऑल टैरिफ का, जिसमें कि जंग छिड़ी है इस समय डोनाल्ड ट्रंप जी और चाइना के बीच में, चाइना के प्रेसिडेंट में। अब देखते हैं दोनों के बीच में 104% पे ही चलेगा ये इनका ट्रेड बिजनेस, या फिर कुछ चीजें इसमें कम होगी, या फिर कुछ समझौता किया जाएगा। अब ये तो आने वाले समय में हम देखेंगे। अब हम में ऐसे माहौल में जहां रेपो रेट कट हुआ है, ये एक पॉजिटिव न्यूज है, डेफिनेटली कह सकते हैं। जहां टैरिफ लगी हुई है, इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, मार्केट हद से ज्यादा वोलेटाइल है, कभी प्रेडिक्शंस नहीं किया जाता मार्केट में, किया नहीं जा सकता मार्केट में। साथ ही साथ इस समय ग्लोबल इकोनॉमी पे एक खतरा मंडरा रहा है टैरिफ की वजह से, और रेसेशन, मंदी यूएस में आने की आशंका है, जो कि इफेक्ट इंडिया पे भी आएगा। तो इन सबों में इतनी चीजें चल रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सबसे पहले तो जो निफ्टी है वो 22,000 के लेवल पे है इस समय, जो कि बहुत क्रूशियल है। 22,000 का लेवल इज वेरी क्रूशियल। तो यहां पर हमें संभलना चाहिए, हमें प्रेडिक्शंस करके मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए इस समय। थोड़ा सा खुद को स्टेबल रखना चाहिए मार्केट के अगर दिशा से देखा जाए तो। मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होगा डेफिनेटली, मार्केट आगे जाके थोड़ा शांत डेफिनेटली होगा। अभी के तौर पे थोड़ा संभलना चाहिए। अभी इंडिया ने कोई जवाबदारी नहीं की है टैरिफ को लेके। ये टैरिफ इंडिया के लिए एक गुड पॉइंट भी बन सकता है, एक बैड पॉइंट भी, नेगेटिव भी बन सकता है, हम नहीं कह सकते हैं। क्या होने वाला है हमें नहीं पता, इंडिया ने अभी कुछ भी नहीं बोला है। तो अभी हमें भी थोड़ा शांत रहना चाहिए। तो जिस तरह से टैरिफ इंडिया पे लगा है, तो थोड़ा ये क्रूशियल भी कह सकते हैं और थोड़ा पॉजिटिव भी कह सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा हमें शांत रहना चाहिए कोई डिसीजन लेने से पहले। उसके बाद हमें डोमेस्टिक सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए। आज ही एक मौसम विभाग से एक न्यूज आई है, एक रिपोर्ट निकली है, जिसमें ये बोला गया है कि इस बार का जो मानसून का जो ये मौसम है, ये बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी सूखा नहीं पड़ने वाला है। ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। इन सबों के जो टैरिफ लग रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो रही है, हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी इफेक्ट पड़ रही है, मार्केट वोलेटाइल है, इन सबों के बीच में एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज आई है कि इस बार सूखा पड़ने के चांसेस नहीं है। तो इससे एफएमसीजी के जो गुड्स हैं उसमें कहीं ना कहीं यहां पर बढ़ते हुए दिखेंगे, यहां पर प्रॉफिट दिख रहा है एफएमसीजी के से। तो हमें इस समय फोकस सेक्टर्स डोमेस्टिक सेक्टर्स पे करना चाहिए, उस पर थोड़ा डिपेंडेंसी दिखानी चाहिए डोमेस्टिक साइड पे, क्योंकि इस समय ऑलरेडी ट्रेड वॉर चल रहा है, टैरिफ का क्या क्या चल रहा है, कब कौन सा डिसीजंस ले ले हमें नहीं पता, माफ करेगा, सॉरी फॉर द, हमें नहीं पता कि कब कौन सा डिसीजन ले लिया जाए। इन सब के बीच में हमें सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए पावर, बैंक, एफएमसीजी, इन सब सेक्टर्स पे। बैंक्स भी हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी बैंक भी खुद बहुत ज्यादा संभाला हुआ है निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक का भी अच्छा है। आईटी सेक्टर हमने डिस्कस किया था, कल टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है, अब कल देखते हैं क्या होगा। कल बहुत ही बड़ा दिन कह सकते हैं, कल टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है, वो भी एक आईटी सेक्टर पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा।
तो इस समय अगर देखें तो पावर, बैंक्स, एफएमसीजी क्योंकि अभी मैंने मानसून का बताया, तो ये सब सेक्टर्स काफी अच्छे सेक्टर्स है जिसमें हम सोच सकते हैं, और डोमेस्टिक पे थोड़ा डिपेंडेंसी दिखानी चाहिए rather देन इंटरनेशनल। तो ये तो ओवरऑल हमें क्या करना चाहिए, तो ये सब डिस्कशन था। अब आप बताओ कि इन सब में से अभी भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में, या फिर थोड़ा सा अपने आप को संभाले हुए, मैं कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए थैंक यू।